नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार की, अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, संसद के बजट सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक की, शरीयत कानून पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को नोटिस की, बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू को लगे झटके की और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर ट्रंप की शर्तों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दिन भर की इन बड़ी खबरों से पहले आइए एक नजर डालते आज की मुख्य सुर्खियों पर। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी ने बाघ के हमले में मारी गई महिला के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुंबई में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक स्टडी कमेटी बनाई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। कोलकाता में एक पूर्व अस्पताल के प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय को इस संबंध में जानकारी दी। अब जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों को। दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। यमुना के पानी और दिल्ली की खराब हवा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने बीजेपी और आप दोनों पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह और आप की तरफ से केजरीवाल चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस बीच राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, जिन्होंने पटपड़गंज और ओखला में रैलियां कर बीजेपी और आप पर तीखे हमले किए। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की बात करती है और मोहन भागवत देश की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति करती है। राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब कुछ अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वे राजनीति में आए थे तो उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी और उन्होंने नई तरह की राजनीति करने का वादा किया था। राहुल ने केजरीवाल के बिजली के खंभे पर चढ़ने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब गरीबों को उनकी जरूरत थी तो वे कहीं नहीं दिखे। उन्होंने दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान भी केजरीवाल की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। राहुल ने केजरीवाल पर साफ राजनीति का वादा करके सबसे बड़ा शराब घोटाला करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने केजरीवाल के शीश महल जैसे घर का हवाला देते हुए उनके रहन-सहन पर भी निशाना साधा। राहुल के इन आरोपों के बाद आप और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सैनी सरकार पर यमुना नदी के पानी को प्रदूषित करने का आरोप लगाया, जिसका समर्थन करते हुए आप नेता आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पानी में अमोनिया की मात्रा होने की बात कही। इस आरोप के जवाब में हरियाणा सरकार केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का दावा करने पर विचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के कर्ज माफ करने की मांग की है। उन्होंने आम आदमी पर पड़ रहे करों के बोझ को कम करने की भी अपील की है। इस बीच एआईएमआईएम नेता और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके तहत वे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपने क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ चुनाव के नतीजे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे और सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की तलाश शुरू कर दी है। राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव होगा। नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, इस पर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे और इसमें वित्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। 18 फरवरी को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके बाद सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। पहले सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था, लेकिन पिछले साल एक नया कानून लागू हुआ जिसके अनुसार खोज समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के पद के लिए 5 सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों की सूची तैयार करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है
और इसी दौरान इस समिति की बैठकें होने की संभावना है। राजीव कुमार के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नए नियमों के तहत पहली बार होगी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन नए कानून में उन्हें बाहर कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति से हटाने पर विवाद अभी भी जारी है और इस नियुक्ति को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। इसके अलावा बजट को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बजट पर करदाताओं, किसानों, महिलाओं और उद्योगों सहित सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बजट से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ा ऐलान किया है और विपक्षी नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से सदन में सुचारू चर्चा करने में सहयोग करने का भी आग्रह किया। रिजिजू ने कहा कि पिछले 2 सत्रों में संसद में कुछ हंगामा हुआ जिससे संसद की छवि खराब हुई है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से सत्र के दौरान संसद में चर्चा में हिस्सा लेने और सहयोग करने की अपील की। रिजिजू के बयान से यह स्पष्ट है कि सरकार बजट सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल रही है। आगामी बजट सत्र में सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी होंगी, जो लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बजट में नौकरी पेशा लोगों से लेकर स्टार्टअप कंपनियों, व्यापारियों और किसानों तक सभी के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि इस बार का बजट जनता के लिए क्या लेकर आएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला एक मुस्लिम महिला की याचिका से संबंधित है, जो उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानती है। सफिया नाम की इस महिला का कहना है कि वह शरीयत में विश्वास नहीं रखती हैं और भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति पर अपना हक चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह मामला आस्था से जुड़ा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। केरल की रहने वाली सफिया एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल संस्था की महासचिव हैं। सफिया ने आधिकारिक तौर पर इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है, लेकिन उनका कहना है कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। सफिया एक नास्तिक हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के मौलिक अधिकार की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि इस अधिकार में धर्म में विश्वास करने और न करने दोनों का अधिकार शामिल होना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से धर्म छोड़ने वाले लोगों को भी उत्तराधिकार और अन्य नागरिक अधिकार प्राप्त होते रहेंगे। शरिया कानून के अनुसार इस्लाम छोड़ने वाले व्यक्ति को समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है और वह संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार भी खो देता है। यह याचिका सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए है, लेकिन वर्तमान में यह उन महिलाओं के लिए है जो जन्म से मुस्लिम हैं और धर्म छोड़ना चाहती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था। न्यायालय ने उन्हें 4 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की है। इस बीच शरीयत और उत्तराधिकार के अधिकारों के बीच की जटिल गुत्थी में बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस माहौल में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक पाला बदलने की चर्चा तो पहले से ही है, लेकिन इस बार उन्हें अपनी ही पार्टी में झटका लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कुछ प्रमुख नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले जेडीयू को यह झटका किसने दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में फूट की चर्चाओं के बीच जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के 2 प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनमें पहला नाम है भागीरथ मांझी का, जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन 1 साल के भीतर ही उनका मोह भंग हो गया और अब उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। भागीरथ मांझी 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। दूसरा नाम है अली अनवर का, जो फिलहाल ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं। वे जेडीयू से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं।
खास बात यह है कि 2017 में जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाने का अली अनवर ने विरोध किया था। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव नजदीक होने के कारण पार्टी के नेता नहीं चाहते कि जेडीयू इस बार भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। इसी असहमति के चलते इन नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि आज कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी छोड़ना नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कांग्रेस जहां स्वर्ण, अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में टूट-फूट जारी है। पार्टी के कई नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे इस बदलाव के साथ ही महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। कभी वो अपनी सरकार पर दबाव बनाते हुए दिखते हैं, तो कभी गठबंधन पर। लेकिन अब वो अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट ने पार्टी के संगठनात्मक पदों के लिए एक नया तरीका अपनाया है। इस बार पदाधिकारियों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले पार्टी कार्यकारिणी को पुनर्गठित करने की तैयारी है। 31 जनवरी तक विभाग प्रमुख, महिला विभाग संयोजक और विधानसभा समन्वयक जैसे विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इन इंटरव्यू की निगरानी स्वयं एकनाथ शिंदे करेंगे। शिवसेना सचिव किरण पावस्कर ने बताया कि इस पारदर्शी प्रक्रिया का उद्देश्य पार्टी को योग्य और समर्पित नेता प्रदान करना है। उनका कहना है कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं पर टिकी है और हर शिव सैनिक बड़ी जिम्मेदारियां निभाने की इच्छा रखता है। इंटरव्यू में उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता और पार्टी के विकास में योगदान देने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का लक्ष्य ऐसे नेताओं को नियुक्त करना है जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करें और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकें। यह भी कहा जा रहा है कि एक पद के लिए कई उम्मीदवारों के होने के कारण पार्टी में संभावित असंतोष को शांत करने के लिए यह फॉर्मूला अपनाया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद से एकनाथ शिंदे की बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही है। पहले उन्होंने महायुति और बीजेपी पर दबाव डाला कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को सख्ती से खारिज कर दिया। फिर उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की, लेकिन बीजेपी ने इसे भी नहीं माना। इसके चलते उन्होंने कई दिनों तक उपमुख्यमंत्री पद नहीं संभाला। अब चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से लगातार हमलों के बीच एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। आगामी बीएमसी चुनावों में उनका सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से होगा और यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति शिवसेना को मुंबई नगर निगम चुनाव में जीत दिला पाएगी? इसके अतिरिक्त पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर ट्रंप की शर्तों पर भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंधों में दूरी की खबरें आ रही थीं। इस बीच पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की, जिसके बाद मोदी के अमेरिका जाने की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि व्हाइट हाउस के एक बयान ने इस दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पूरा मामला क्या है? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता में वापसी की है, तब से ही भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर पीएम मोदी के उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उन्हें बधाई दी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस बातचीत के बारे में जानकारी दोनों नेताओं ने साझा की। ट्रंप ने सुझाव दिया कि मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ बातचीत में 2 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, यह कि भारत अमेरिका से अधिक रक्षा उपकरण खरीदे और दूसरा यह कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित होना चाहिए, न कि एक तरफा। ट्रंप ने अक्सर भारत को टैरिफ किंग कहा है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने उन देशों पर टैरिफ लगाने पर जोर दिया जो अमेरिका को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये देश उच्च टैरिफ लगाते हैं।
ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका में महंगे सामान बेचता है लेकिन कम खरीदता है। हालांकि उन्होंने मोदी को अमेरिका में आमंत्रित किया, लेकिन इस कदम के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजेगा तो मोदी उचित कार्रवाई करेंगे। इस बयान को भारत पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की प्रवासी नीति स्पष्ट है। पहले ही कोलंबिया और मेक्सिको ने इसके खिलाफ अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, और ऐसे में यह चिंता जताई जा रही है कि भारत भी ऐसा रुख न अपनाए। इसलिए आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे विकसित होंगे, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टुडे न्यूज़।